आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार के पाठ्यक्रम में से राजा राम मोहन राय के सामाजिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक थे। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले कहे जाते हैं और ऐसी महान प्रतिभाओं में राजा राम मोहन राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिन्होंने आधुनिक भारत को जन्म दिया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज अग्रणी स्थान रखता है। प्रस्तुत वीडियो में हम देख रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज के आदर्शों को, सिद्धांतों को आम जन समुदाय के समक्ष रखते हुए राय के विचारों और कार्यों के माध्यम से इस मध्ययुगीन दलदल में फंसे भारतीय समाज को एक नई दिशा मिली। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। राजा राम मोहन राय के समय में भारतीय सामाजिक जीवन अनेक कुरीतियों, कुपरंपराओं या दूसरे शब्दों में कहें पतन के गर्त में ले जाने वाली परंपराओं से ग्रस्त था। आम भारतीय जनमानस अपने आप को हीन भाव से ग्रस्त पाता था। समाज में रूढ़ियों ने अपना स्थायी प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति भी अपने आप को हीन समझती थी और पूरे का पूरा समाज महिला जगत को हीन भाव से देखता था और पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता, विशृंखलता और कूपमंडूकता मीन्स कुएं का मेंढक, जिसको लगता है कि इस कुएं में जितनी जल राशि है वो उससे बड़ी जल राशि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मेरे पास जितना जल है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सामाजिक जीवन जड़ता, हीनता, विशृंखलता और कूपमंडूकता में डूबा हुआ था। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने विवेक, विज्ञान और प्रकाश की ज्योति जलाई। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार और भारतीय सामाजिक जीवन को, उनके कंट्रीब्यूशन को निम्नलिखित पॉइंट्स के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, परंपरावादिता का विरोध। उनके सामाजिक चिंतन का सबसे प्रमुख अंग परंपरावादिता का विरोध ही था। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को ना तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वह लंबे समय से चली आ रही है और ना ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिम देशों में ऐसा होता है। हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेक संगत मार्ग को अपनाना है। ऐसे मार्ग को अपनाना है जो तरह की कसौटी पर जिसे कसा जा सके।
जिससे कि मानवीय जीवन में इंसानियत का बोलबाला स्थापित हो जाए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए बिहेव ना करे क्योंकि सिर्फ इसलिए भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करे कि परंपराओं में ऐसा ही होता रहा है। हमारे देश में ऐसी ही परंपरा बनी रही। एक व्यक्ति श्रेष्ठ है तो दूसरा व्यक्ति निकृष्ट है, केवल और केवल जन्म के आधार पे। ये ऐसी परंपराएं बिल्कुल समाज को पतन के गर्त में ले जाने वाली है। तो राजा राम मोहन राय ने ऐसी परंपराओं का विरोध किया है। दूसरा है सती प्रथा का विरोध। राय ने सती प्रथा के विरोध में जो अभियान आरंभ किया वह सर्वविदित है। 1811 में जब उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद, जैसा कि उस समय चलन था, उसकी पत्नी को अपने मरे हुए पति के सिर को गोद में रखकर चिता पर बैठाया जाता था और उसके कितने ही विरोध के बावजूद भी उसकी बात नहीं सुनी जाती थी और उसे आग के हवाले कर दिया जाता था। ठीक किसी तरह से उनकी भाभी को भी स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के द्वारा चिता पर बिठाकर जीवित अवस्था में ही जला दिया गया। तो संभवतः यह अमानवीय दृश्य उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया और उन्होंने उसी समय सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ले ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बतलाया कि सती प्रथा का या सहमरण का यह कार्य शास्त्र सम्मत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें कि सती प्रथा कोई शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, वरन यह तो एक विकृत संस्कार है। 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन आरंभ किया और 1829 में उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तिका भी लिखी। मुख्यतः उन्हीं के प्रचार और आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट है नारी स्वतंत्रता। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भाव से देखा जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता में जकड़ा हुआ था। विवेकपुंज राय ने इस सत्य को समझा कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना इस देश में कोई विकास संभव ही नहीं है। विकास का पैमाना ही स्त्रियों की स्थिति है। अगर स्त्रियों की स्थिति अच्छी है तो विकास अच्छा माना जाएगा। अगर स्त्रियों की स्थिति में समाज में विकृति है तो वह समाज अवनतिशील माना जाएगा। अतः उन्होंने स्त्रियों को दीनहीन स्थिति से निकालकर स्वतंत्र वातावरण की ओर बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंद बुद्धि हैं। भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमति, कर्णट राजा एवं कालिदास की पत्नी तथा मैत्रेयी आदि नारियां प्रतिभा, ज्ञान और विद्या की साकार मूर्ति थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों के चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ईमानदार और चरित्रवान हैं। अपनी इस विवेचना के आधार पर राजा राम मोहन राय नारी स्वतंत्रता की न्याय संगतता का प्रतिपादन करते हैं। दूसरा नेक्स्ट बिंदु है नारी अधिकार। राजा राम मोहन राय के समय में हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण स्थिति की कटु आलोचना की। उन्होंने 1822 में एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा जिसका शीर्षक था मॉडर्न इंक्रोचमेंट ऑन एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल्स
अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। इस लेख में उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति और व्यास आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों को उद्धृत कोट करते हुए बतलाया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। नेक्स्ट है नारी शिक्षा। राजा राम मोहन राय ने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरे का पूरा एक कुल, एक वंश पढ़ जाता है। अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का ही पढ़ता है। इसलिए राय ने कहा कि अगर हम समाज को विकसित करना चाहते हैं तो समाज की जो धुरी है वो है स्त्री, तो स्त्री शिक्षित होनी चाहिए। जब स्त्री शिक्षित होगी ऑटोमेटिक समाज भी शिक्षित होता चला जाएगा, क्योंकि जब स्त्री शिक्षा के महत्व को समझ जाएगी और एक माँ के रूप में अपने बच्चों को अशिक्षित कभी भी ना रख पाएगी। और इसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया कि नारी शिक्षित होनी चाहिए। शिक्षित नारी ही आदर्श समाज की कसौटी है। नारी जाति के प्रति सम्मान उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था और उन्होंने सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने का हमेशा पक्ष लिया। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा किया गया आंदोलन नारी जाति के प्रति उनके भारी सम्मान का ही प्रतीक है कि किस तरह से उन्होंने अपने ही समाज से संघर्ष करके ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी से सती प्रथा की बुराइयों का अंत करवाया। आधुनिक भारत में वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया। नारी उद्धार। राजा राम मोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राय का यह भी स्वप्न था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षित की जाएं। राजा राम मोहन राय ने स्वयं कहा था कि कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे शैव विवाहों को भी मान्यता दें जो वैदिक विवाहों को प्राप्त हैं। अगर उनकी सलाह मानी जाती तो विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, यौवनारंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य होती। नेक्स्ट है जाति प्रथा का विरोध। राय के तत्कालिक समय में संपूर्ण हिंदू समाज अनेक इकाइयों में विभाजित था, आज भी है, और ये जातियां उपजातियों में विभाजित हैं, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक विकृतियों ने घर कर लिया था। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी और परिणाम पराधीनता का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने 2 बातों पर बल दिया। पहली बात, जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हेय नहीं माना जा सकता, उसे उसकी उपलब्धियों, गुणों, मान्यताओं के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। नेक्स्ट है जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। राय ने कहा कि अगर भारतीय समाज को उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, प्रगतिशीलता को अपनाना होगा और इस प्रगतिशीलता में
अपने विचारों को भी परिवर्तित करना होगा। जातिगत संकीर्णताओं के चश्मे से दुनिया को देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जातिगत संकीर्णताओं का हमें अंत करना ही होगा। हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा बिहेव करना होगा जैसा कि हम दूसरे व्यक्तियों से अपने प्रति अपेक्षा करते हैं। जाति भारतीय समाज पे एक कलंक है और जातिगत संकीर्णताओं का अतिशीघ्र समापन होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने सोफिया फोलेट के शब्दों में हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि स्वार्थी संबंधी जन किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं, वर्ण विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते हैं। प्रस्तुत स्लाइड में भारतीय जनमानस को ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष राय का विरोध व्यक्त करते हुए दिखाया गया है कि वे अपने विरोध पत्र के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारी को यह जताना चाह रहे हैं कि सती प्रथा वेद सम्मत है, विधि सम्मत है, धर्म सम्मत है और राय हमारे सामाजिक अधिकारों का, हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज सरकार के प्रति यह विरोध व्यक्त किया कि पहले अंग्रेज सरकार हमारे राजनीतिक हितों का कुठाराघात करती थी, अब सती प्रथा को अवैध घोषित करके उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अतिक्रमण शुरू कर दिया है, जिसको बर्दाश्त ना किया जाएगा। इस प्रस्तुत स्लाइड में यह दर्शाते हुए भारतीय जनमानस दिखाया गया है। वी.एस. नरवणे के अनुसार उनकी दृष्टि विकृत रूढ़ियों और रीति रिवाजों से धुंधली नहीं पड़ी थी। उनके उदार हृदय ने, उतने ही उदार मन ने उन्हें पूर्व को हीन माने बिना ही पश्चिम का संदेश स्वीकार करने के लिए अनुप्रेरित किया। ऐसे थे हमारे गौरव राजा राम मोहन राय। इनके पारिवारिक सदस्यों ने भी इनके द्वारा किए गए सामाजिक विद्रोह के कारण इन पर कई सारे मुकदमे दायर कर दिए थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो उन मुकदमों में आखिरकार राय जीते और इन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों को भी माफ कर दिया। ऐसे थे राजा राम मोहन राय। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि राय तो इनके दादाजी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधि दी गई थी और राजा की उपाधि इन्हें दिल्ली के बादशाह ने उपाधि दी थी कि ये उनके मुकदमे को इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, उनके तथ्यों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सके। इस प्रकार राजा राम मोहन राय इनका पूरा नाम पड़ा, जबकि इनका नाम राम मोहन था। श्रीमती फ्रांसिस के मार्टिन ने बंगाल हरकारा नामक समाचार पत्र में लिखा था, महान हिंदू दार्शनिक राजा राम मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेजी सरकार के लिए कानूनन सती प्रथा रद्द करना संभव ना होता। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप राजा मोहन राय जैसे विशाल व्यक्तित्व के सामाजिक सुधारों से रूबरू हुए होंगे। धन्यवाद।